Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about RBI, that is Reserve Bank of India. और जैसे कि हम जानते हैं कि RBI वन ऑफ द मेन इंस्टीट्यूशन है ऑफ इंडिया जो कि कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को इन इंडिया। डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करना आरबीआई का मेन काम है। किस तरीके से, अब लेकिन हम लोग ये सब तो जानते हैं कि इसके क्या क्या क्वांटिटेटिव मेथड्स है, क्या क्वालिटेटिव, ये बहुत ही आम एक टॉपिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आरबीआई की स्थापना हुई कैसे थी, आखिरकार किसका वो पहला आइडिया था कि आरबीआई को सेट करना चाहिए और क्या एम था आरबीआई को सेट करने के लिए, वो सारी की सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। तो ये कहानी आरबीआई की शुरू होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से 1914 से। तो इस समय पे कई सारी इकोनॉमीज को ये चीज रियलाइज हुआ कि उनका जो मॉनेटरी सिस्टम है उसे एक डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो कि मॉनेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा एक देश को। ठीक है, नोट सप्लाई है ना, इश्यू ऑफ नोट्स, चाहे वो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। उस समय पे इन्फ्लेशन ऐसे रेट के ऊपर पहुंच चुका था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी था वहां पे। तो कई सारी इकोनॉमीज ने अपने मॉनेटरी सिस्टम को सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। तो इसी के अंदर ही सबसे पहले ये आइडिया आया वॉरेन हेस्टिंग को। तो इसका श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग को, जो कि थे उस समय के देन गवर्नर थे बंगाल के, और वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने ये आइडिया प्रपोज किया था सबसे पहली बार इन फ्रंट ऑफ, उन्होंने ही प्लेस हिज आइडिया इन फ्रंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, कि प्लान फॉर अ जनरल बैंक इन बंगाल एंड बिहार। इन्होंने प्लानिंग का एक स्ट्रेटेजी उनके सामने रखी थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जनरल बैंक इन बिहार और बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। ठीक है, जो कि क्या करेगी, मेन जो बैंक का जो काम है वो सब करेगी उसके अंदर। ठीक है, तो इस समय के बाद, अब ये कब की घटना है, ये है 1773 की। इसके बाद बहुत सारी कमिटीज बैठी, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। तो इसके बाद डायरेक्ट हम आते हैं अब 1921 के ऊपर। 1921 में देखने को मिला कि यहाँ पे अब इस समय 1773 से 1921 के बीच में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना कर दी गई थी। प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना कर दी गई थी। कौन कौन से, बंगाल, बिहार एंड कैलकाटा। ठीक है, यहां पर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना कर दी गई थी। लेकिन क्या हो रहा था कि अभी भी नोट छापने का जो काम था, नोट इशू का जो काम था, मॉनेटरी सप्लाई का जो काम था, वो सब के सब मेन ब्रिटिश इंडिया ही कर रहा था। तो उसका फायदा क्या हुआ, तो इसीलिए 1921 में जे.एन. कीन्स के बारे में हम बात करेंगे कि अमलगमेट करने की बात आई। सबसे पहले उन्होंने अमलगमेशन की बात करी कि हमें अमलगमेट कर देना चाहिए इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को, ताकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड हो सके। ठीक है, अच्छा, तो 1921 के अंदर अमलगमेट कर दिए गए 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को, और इसका नाम रखा गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया इसका, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बट यहां पर भी एक शॉर्टकमिंग थी कि नोट इशू की जिम्मेदारी अभी भी किसके अंडर थी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी। ठीक है, तो इसको भी अब देखते हुए, अब जैसे जैसे टाइम पास बाय होता गया है ना, ये बैंक केवल क्रेडिट कंट्रोल का काम करती थी। तो इसलिए उन लोग को जरूरत लगी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम करने के लिए तो नोट इशू की भी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी इस बैंक को। इसीलिए 1926 के अंदर पहली बार एक कमिटी है जिसका नाम है हिल्टन
यंग कमीशन, इस कमेटी ने सबसे पहले सिफारिश करी कि हमें एक सेंट्रलाइज्ड जो दोनों जिम्मेदारी है किसकी, एक तो है इशू ऑफ नोट्स की, इशू ऑफ नोट्स की, और दूसरा है किसकी, क्रेडिट फंक्शन की, जो क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन है, ये दोनों के दोनों हमें एक ही बैंक को दे देना चाहिए। क्रेडिट कंट्रोल का जो फंक्शन है ये पूरा इन्हीं के ऊपर ही सौंप देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए फिर 1935 के अंदर जाकर इतने सारे कमीशंस और कमिटीज के बाद 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ इस काम के लिए, जिसके पास दोनों फंक्शंस की अथॉरिटी थी, नोट इशू का भी और क्रेडिट कंट्रोल का भी, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेट जो हम मिलती है वो है 1 अप्रैल 1935। तो इस तरीके से हमारे पास आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। देख सकते हैं आप, सबसे पहले आइडिया जो है वॉरेन हेस्टिंग को आया था 1921 में। 1921 से पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बंगाल, बिहार और वैसे कैलकाटा की जगह आप मद्रास भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मद्रास के अंदर, ठीक है। 3 मेन बैंक्स थे उस समय, इनका अमलगमेशन कर दिया गया 1921 के अंदर, जिनको नाम दिया गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1926 के अंदर अभी भी जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास इशू ऑफ नोट्स का नहीं था, वो केवल क्रेडिट कंट्रोल करता था, फंक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ही कर रहा था वो उस समय। 1926 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के ऊपर इशू ऑफ नोट्स और क्रेडिट कंट्रोल दोनों की जिम्मेदारी इन इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया गया। लेकिन अच्छा, अब और 1935 के अंदर आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई, लेकिन जब ये एस्टेब्लिश हुआ था ये एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था विच वाज ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल या इंस्टीट्यूशंस। तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना। तो इसकी बात आती है 1949 के अंदर। 1949 1 जनवरी को आरबीआई का मेजर स्टेक जो है कि जो गवर्नमेंट है उसने एक्वायर कर लिया, और 1949 को आरबीआई जो है वो प्राइवेटाइजेशन की जगह एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन बन गया, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को अपने जो फंक्शंस थे, उनकी जो पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो कि उसके अंडर है, राइट। तो इसीलिए फिर आरबीआई को क्या करना पड़ा, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ा। अब गवर्नमेंट इशू नोट्स, क्रेडिट कंट्रोल और भी जो फाइनेंस इन फंक्शंस होते हैं, मॉनेटरी कंट्रोल होते हैं, ये सब के जिम्मेदारी किसी एक इंस्टीट्यूशन को दे पाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास आरबीआई का पूरा हिस्ट्री, ठीक है। अब हम ये चीज जानते हैं कि आरबीआई जो है उसका, अच्छा एक दो चीजें और मुझे बतानी है आपको, ये देख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहला जो गवर्नर था आरबीआई का वो कौन था, एक मिनट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ, कलर चेंज कर देती हूँ एक सेकंड आपको समझाने के लिए। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, लेकिन ये तो एक ब्रिटिश पर्सन था। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें, फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो आता है सन 1943 से लेकर 1949 के बीच में, जिनका नाम था सर सी डी देशमुख। क्या नाम था उनका, सी डी देशमुख। हमें देश का आदमी चाहिए था, देश का चेहरा चाहिए था, देशमुख, ठीक है। अब बॉन्ड किया था इस समय आरबीआई तो ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और करंट में कौन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए, वो है
श्री शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। श्री शक्तिकांत दास, ही इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं एक आरबीआई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके पास चाबी है कि कितना पैसा जो है लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, वो उसके पास ये ताकत है कि वो आपसे, आपके पास पैसे, वो आपको पैसे दे सकता है और आपसे ले भी सकता है। तो ऐसे कौन कौन से उनके पास ऐसी कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू ये वो काम करता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो वो इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, वो बटे हुए हैं दो पार्ट्स के अंदर। पहला है इसके अंदर आपके पास कुछ, उसके पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ है उसके पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं मनी सप्लाई से। किस तरीके से डायरेक्ट लोगों से पैसा खींचना है या फिर इकोनॉमी के अंदर पैसा सप्लाई करना है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से। जबकि वेयर एज इनडायरेक्ट जो हमारे पास चीजें होती है कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, तरीके जो होते हैं पैसों को कंट्रोल करने के लिए, उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हम मेन बात करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी आपको एकदम बेसिक से चीजें समझाने की। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कि क्या क्या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हमें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बात करनी है तो जैसे कि, एक सेकेंड, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास आते हैं सबसे पहले, तो मैं सारे नाम लिख देती हूँ आप लोग के लिए यहाँ पे ताकि वो चीज क्लियर हो जाए हमें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होती है बैंक रेट। ठीक है, इसी के साथ ही मैं बात करना चाहती हूँ रेपो रेट का। एक होता है एमएसएफ। ठीक है, अब इन्हीं के साथ साथ हमारे पास कुछ और चीजें भी होती है जैसे कि रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, इन सब की मीनिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या हो सकता है और क्या क्या है, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, जैसे याद आएगा मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसी रेट होती है जिसके ऊपर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, अगर किसी बैंक को पैसों की जरूरत है ना, तो वो क्या करते हैं, हमें पता है कि आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है। आरबीआई जिस रेट पर बैंक्स को कर्जा देते हैं, कितने दिन के लिए, लेकिन क्या कुछ टाइम होता होगा, यस, 2 to 14 डेज यहाँ पर मिनिमम माने जाते हैं कि अगर बैंक्स को कर्जा चाहिए, पैसों की जरूरत है और वो किससे लेती है, आरबीआई से, तो वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई उनको 2 से 14 दिन के लिए कर्जा देता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। इसके बदले इनको, बैंक्स को यहाँ पर सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अच्छा, रेपो का मतलब क्या होता है, रीपरचेजिंग ऑप्शंस, रीपरचेजिंग ऑप्शन, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें केवल मीनिंग पता होना चाहिए। तो अभी कैसे काम करता है, सपोज कीजिए जैसे आज की प्रेजेंट की हम बात करें, तो आज के प्रेजेंट में रेपो रेट जो है हमारे पास, उसका जो परसेंटेज है वो है आज के टाइम पे 6.50%। अब ऐसा हो सकता है कि हम ये रेट चेंज होते रहे क्योंकि हर बार हमें ये चेंज ही मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिख रहा हो तो प्लीज इग्नोर दिस, लेकिन आज के टाइम पे जो मैंने सुबह पढ़ा था उसके हिसाब से 6.50% रेपो रेट है।
कहने का मतलब ये है कि बैंक ने कितने पे कर्जा लिया होगा आरबीआई से, 6.50 का। अब ये किस तरीके से काम करता है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज अगर बैंक को ये दिख रहा है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है लिक्विड के अंदर, तो ये चीज इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं है। तो उस चीज को अब क्या करने के लिए, उस चीज को काउंटर करने के लिए बैंक क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो बैंक्स को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो मतलब इनका मेन काम ये होता है कि लोन मत दो, लोन कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे बैंक खुद मतलब इतना ज्यादा पैसा लोगों को ना दे पाए। ठीक है, तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है लोगों के पास लिक्विडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेयर एज अगर ये चीज दिख रहा है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे नहीं है और पैसे की जरूरत है, एक्सेस पैसे की जरूरत है, तो इस केस के अंदर जैसे कोरोना आया था, उस केस के अंदर लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से आरबीआई ने क्या किया था, अपना जो रेपो रेट है वो कम कर दिया था। रेपो रेट कम करने से लिक्विडिटी मार्केट में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पैसा होता है लोगों को, पब्लिक को लोन देने के लिए, लोग ज्यादा लोन लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे काम करता है रेपो रेट। अब बात आती है हमारे पास बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है, जब इसको लॉन्ग टर्म लोन लेना होता है आरबीआई से, ठीक है, मोर देन 1 ईयर जिसको हम बोल सकते हैं, तो और विदाउट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, क्या, विदाउट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। तो ये दोनों का मीनिंग आपको समझ में आया, ठीक है। तो काम ये भी ऐसा ही करता है। आज के टाइम पे प्रेजेंटली हमारे पास जो बैंक रेट है वो है 6.75%। कितनी है, 6.75%। अगर आरबीआई को लगेगा कि लोगों के पास ज्यादा लिक्विडिटी है तो वो इस प्राइस को इंक्रीज कर देगा, इस रेट को इंक्रीज कर देगा, तो लोन भी महंगे हो जाएंगे, तो लोग कम से कम लोन परचेजिंग करेंगे, तो अपने आप ही इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएंगे, पैसे कंट्रोल हो जाएगा, मनी का सप्लाई का कंट्रोल हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। वेयरएस अपोजिट भी कर सकता है अगर इस तरीके से है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे ही ना हो तो। ठीक है, अब आते हैं एमएसएफ के ऊपर। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अच्छा, इसकी भी जो आज की करंट प्राइस है वो है हमारे पास 6.75%। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जब बैंक केवल एक दिन के लिए, 1 डे के लिए लोन लेता है बैंक आरबीआई से, तो उसे क्या बोलते हैं, एमएसएफ बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जैसे कि आप बात करें सैटरडे संडे को कोई बैंक जाना नहीं पसंद, बंद रहते हैं ज्यादातर बैंक, तो बैंक्स बोलते हैं कि भाई हम लोग अपने पास रख के उसका क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं, लोन के ऊपर वो आरबीआई को ही पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो जब बैंक्स आरबीआई को कर्जा दे देता है, लोन दे देता है, बैंक आरबीआई को कर्जा दे देता है, उस केस को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आरबीआई बैंक से कर्जा ले रहा है तो वो उतना प्राइस थोड़ा ना देगा जो ये 6.50% चल रहा था। अब वो जो करंट रेट है इसकी 3.35% है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है, अब सेम टू सेम वही चीज है कि अगर रिवर्स है ये पूरा का पूरा काम, अगर आरबीआई को बैंक से पैसे ज्यादा लेने, तो वो क्या करता है कि कम में कर्जा ले लेता है। ठीक है, उनको कम पैसा देता है ताकि वो किसी पब्लिक को पैसे ना दे पाए। सेम टू सेम अपोजिट है इस चीज के लिए, तो सेम टू सेम काम करते हैं, इनका मेन काम एक ही है। सीआरआर की बात करते, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है हमारे पास, ये सिक्योरिटी मनी है जो बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है। क्या होता है ये, एक तरीके से एक सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी है जो कि बैंक्स को देना पड़ता ही पड़ता है
आरबीआई को, उनको रखने ही पड़ेगा इतना लिक्विडिटी के अंदर, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो हमारा प्रेजेंट सीआरआर है वो है 4.5%। इतना कैश रिजर्व रखना ही पड़ेगा उनको। दूसरी बात आती है हमारे पास, अच्छा वही चीज है यहाँ पे भी, इंक्रीज और डिक्रीज सेम टू सेम रेपो रेट तरीके से चलता है, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अब है हमारे पास एसएलआर, ठीक है। एसएलआर सेडेटरी लिक्विडिटी रेशो, कि इतना लिक्विड या तरल चीज तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास, ठीक है। आज के टाइम पे प्रेजेंट है 18%। ये टोटल डिपॉजिट है जो बैंक को खुद के पास रखना ही होता है, ठीक है। ये तो सिक्योरिटी मनी हो गया। एसएलआर क्या हो गया, ये एक तरीके से टोटल डिपॉजिट है जो बैंक को खुद के पास रखना होगा, सारा का सारा पैसा थोड़ी ना, क्योंकि आरबीआई ये बोलता है कि आपको नहीं देना है लोन, लेकिन बैंक क्या करता है, वो बोलता है कि हम रख के क्या करें, तो इसीलिए वो सारा का सारा ना दे दे। तो इसी वजह से ये एक रेट है जो तय की गई है 18%, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ज्यादातर सारे के सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो उससे ये फर्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास अगर ज्यादा पैसे हैं, तो जैसे अगर कोई मेड आई है हमारे पास काम करने के लिए, वो मांग रही है आपसे 1500 रुपए, वो बोलती है भाई 1500 रुपए में आके मैं काम कर जाऊंगी, लेकिन मैं 12 बजे के बाद आऊंगी, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत थे। आपने उसको क्या बोला, नहीं नहीं मैं तेरे को 2000 रुपए दूंगी, लेकिन तू जल्दी आएगी, 5 बजे आ जाए। अब ये चीज हम क्यों बोल पाए किसी को, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी थी। अब वो क्या बोलेगी कि भाई लोग इतना देने को तैयार है, तो मैं अपना प्राइस ही 1500 से 2000 कर लूंगी। तो इस तरीके से प्राइस इंक्रीज करती जाती है उस सर्विस की, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन हुआ क्यों, कि एक्सेस मनी थी लोगों के पास, तो इसी वजह से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टारगेट इन्फ्लेशन कितना है। टारगेट इन्फ्लेशन जो आरबीआई ने सेट किया हुआ है वो 6.7%, वो सेफ मानती है कि इसके आजू बाजू रहेगा इन्फ्लेशन तो हमारी इकोनॉमी सेफ है, ठीक है। और आज के टाइम पे प्रेजेंट जो इन्फ्लेशन है वो स्टैंड करता है 6.5% पे, क्योंकि आज की सिचुएशन को देख के अभी भी आरबीआई ने कंट्रोल कर रखा है बाय यूजिंग इट्स क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो या गाइस, हमने इस वीडियो में आरबीआई का पूरा हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। हमने उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उसके गवर्नर्स के, फर्स्ट गवर्नर कौन था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, सीडी देशमुख। करंट में कौन है, शक्तिकांत दास। उसने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डायरेक्ट असर डालते हैं मनी सप्लाई पे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो इनडायरेक्ट असर डालते हैं। और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, एमएसएफ क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, सीआरआर, एसएलआर, सबके बारे में पढ़ा। हमारे पास बैंक रेट प्रेजेंट में है 6.75%, वही हमारी एमएसएफ है। रेपो रेट है 6.50%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, सीआरआर है 4.50%, एसएलआर है 18%। इन्फ्लेशन का टारगेट है 6.7%, इन्फ्लेशन आज का प्रेजेंट है 6.5%। तो या गाइस, ये था आपका आरबीआई का वीडियो। मैं इसका क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं बताई हूँ आपको, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है, वो आई होप ज्यादातर लोगों को पता होगा। फिर भी अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो देन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। फॉर मोर सच वीडियोज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। थैंक यू।